So this was my gate score in third year, and this was my rank. And this was in fourth year, and this was my rank. So अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन कैसे हुआ, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है। तो अगर आपने रिसेंटली इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है या आप सेकंड ईयर में हैं और गेट का प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं और स्टक है कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, सिलेबस कैसा होता है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो ये सारे वीडियोस का आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गेट होता क्या है। तो फुल फॉर्म इसकी थी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मतलब आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है इस एग्ज़ाम के थ्रू। आपने 4 साल में जितना भी कुछ पढ़ा, वो सारा कुछ इस एग्ज़ाम के थ्रू टेस्ट किया जाता है। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सिलेबस का डिस्कशन करूँगा। और जो भी जनरल चीज़ें होंगी कि एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट कैसे देना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें सारे ब्रांचेस के लिए वैलिड रहेगी। तो सबसे पहले आ जाता है कि गेट पहले आप सिर्फ फोर्थ ईयर में दे सकते थे, मतलब जब आप फोर्थ ईयर में होते थे तब दे सकते थे। लेकिन 2021 से आई थिंक ये थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने थर्ड ईयर में भी दिया था एंड देन फोर्थ ईयर में भी दिया था इंजीनियरिंग। ठीक है। तो आप थर्ड ईयर में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और फोर्थ ईयर में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले शायद आप एक ही पेपर दे सकते थे, अब दो पेपर दे सकते हैं। ठीक है। एंड ये एग्ज़ाम बेसिकली आपका 100 मार्क्स का होता है। एंड जो इसमें से आपके मार्क्स आते हैं, इसके बेसिस पे आपका स्कोर बनता है आउट ऑफ 1000। ठीक है। वो सारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से वो नीचे लिखा हुआ होता है फॉर्मूला, उसके हिसाब से सारा कुछ बनता है। ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिकली एग्जाम के बारे में। अब सेकंड चीज आ जाती है कि सिलेबस क्या है। मतलब मैं मोस्टली मैकेनिकल का बात करूंगा। सिलेबस क्या है और रिसोर्सेस कौन कौन से फॉलो करना है। तो सिलेबस बेसिकली आपका स्टार्ट होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रखने के पीछे का रीजन क्या है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वहां पे आपको कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जरूरत, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे लीनियर अलजेब्रा की जरूरत पड़ जाएगी आपको। अ, अगर आप कैड कैम पढ़ रहे हैं, रोटेशन वाला मैट्रिक्स जो आप देखते हैं उसमें, ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हैं उसमें मैट्रिक्स ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो वहां पर आपको लीनियर अलजेब्रा काम आ जाएगा। बाद में कैलकुलस आपको बहुत सारी जगह पे काम आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स से लेके थर्मोडायनेमिक्स से लेके हीट ट्रांसफर तक कैलकुलस आपको काम आता है। सेम चीज मैं बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको हीट ट्रांसफर में काम आएंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी आएंगे। जैसे आप मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जैसे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो जो मैकेनिकल वाइब्रेशन वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रखने का रीज़न यही है। एंड देन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सारी चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं पे काम में आ जाती है। जैसे न्यूमेरिकल मेथड्स आपको बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो जो इंटीग्रल इक्वेशन होता है उनका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ों में हेल्प होता है इसका। तो ये भी आपको काम में आ जाती है आगे के सब्जेक्ट्स पढ़ने में। ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आइदर आप बुक रेफर कर लो। ठीक है। या तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो लगा लो। तो दोनों को साथ में करना पड़ेगा आपको। कैसे? जब आप क्लास में पढ़ रहे होंगे, मतलब आपने अभी अभी एडमिशन लिया है, तो M1 M2 M3 करके आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे तो आपको इस बुक के हिसाब से उन सब्जेक्ट को पढ़ते जाना है। ठीक है। इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करना है वापस से। ठीक है। बाद में अनसॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करके देखना है। एंड उसके बाद आपको आना है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। ठीक है। एक टॉपिक को ही कंप्लीट कर लिया, जैसे आपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है। क्लास में। तो बाद में आपको ये वाली बुक खोल लेनी है। जरूरी नहीं है एस की हो, कोई भी आप अकेडमी की उठा लो, सारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सॉल्यूशन बेसिकली मोटा मोटी सेम ही होता है। ठीक है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को यहाँ पे नेट पे इसका इमेज मिला इसलिए मैंने लगा दिया है। जरूरी नहीं है आपको यही खरीदनी है। ठीक है। जो आपकी मर्जी हो वो खरीद लो।
बाद में एक टॉपिक करना है, एक टॉपिक के पीवाईक्यू लगा के देखना है, ठीक है, बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर बुक के थ्रू नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कोई भी एक टीचर के लेक्चर्स फॉलो कर लेना है, ठीक है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे अवेलेबल है। अगर यूट्यूब मतलब जिनको पेड कोर्सेज जिन्होंने ले रखे हैं वो जैसे मैंने पढ़ा था उमा महेश्वरी सर से, ये अन अकेडमी पे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इनके यूट्यूब पे भी काफी अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो उनके वहां से लेक्चर्स देख के आप प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, आपको सारी चीजें मोटा मोटी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पकड़ लिया तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को एक साथ में ही खत्म कर देना है। आपको पार्ट्स में पढ़ाया जाता है, जैसे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में होगा M1, फिर सेकंड सेमेस्टर में होगा M2, फिर थर्ड सेमेस्टर में होगा M3, किसी किसी को M4 भी होता है, ठीक है। तो ये 2 साल में 4 पार्ट्स में पढ़ाया जाता है, तो आपको एक साथ नहीं पढ़ना है इसको। जब जब जो जो जरूरत पड़ेगी, जैसे आप पढ़ रहे हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन, ठीक है, मतलब आपने क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और इंजीनियरिंग के टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ा, और आपने अभी स्टार्ट किया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना, आपने मैकेनिकल वाइब्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। और वहां पे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मतलब वहां पे बनने लग गया वो इक्वेशन, ठीक है, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके लेक्चर देखना है, ठीक है। क्योंकि बुक पढ़ के तो उस टाइम पे समझ में आएगा नहीं, उतना कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं, बिकॉज आपको कोई भी आइडिया नहीं है इस चीज का, तो पहले लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद बुक में सॉल्व एग्जाम्पल कुछ होंगे वो देखने हैं। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करना है, ठीक है। देन अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सॉरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है एज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब जब जो जो यूज होगा उस हिसाब से पढ़ते जाना है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 2 विच इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये सबसे फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, जो सबको पढ़ना होता है, सारी ब्रांचेस के लिए कंपलसरी होता है ये, ठीक है। तो इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो है स्टैटिक्स आपका और एक है डायनामिक्स, ठीक है। तो स्टैटिक्स के लिए आप ये हिबलर वाली बुक रेफर कर सकते हैं, और डायनामिक्स के लिए ये मरियम एंड क्रेग की एक बुक है वो आप रेफर कर सकते हैं। रेफर करने का मतलब कैसा करना है आपको, ये यूट्यूब के एनपीटीईएल वाले लेक्चर है, मतलब मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते और बिल्कुल ही फ्री में पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो एजुकेटर होते हैं अन अकेडमी पीडब्ल्यू वाले, वो भी अपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डालते रहते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं, बट मैंने मोस्टली अपने टाइम पे एनपीटीईएल को फॉलो किया था, ठीक है। तो आप ये जो टीचर है डॉक्टर जी श्रवणा कुमार, इनके लेक्चर्स देख सकते हैं। जैसे आपने एक लेक्चर देख लिया किसी टॉपिक का, तो क्या करना है, एक लेक्चर देखने के बाद बुक की तरफ वापस चले जाना है, ठीक है। बुक से पढ़ के देखना है समझ में आता है नहीं आता है, ठीक है। बाद में बुक से पढ़ने के बाद आपको उसमें जो 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व किए होते हैं वो प्रॉब्लम देखना है एज इट इज, मतलब कैसे सॉल्व किया हुआ है वो देखना है। फिर 1-2 प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करके देखना है। ये सारा होने के बाद पहले स्टेप समझ में आया, सबसे पहले लेक्चर देखना है, दूसरा बुक की तरफ जाना है, फिर तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जाना है। ये वाला स्टेप हर टाइम फॉलो करना है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप ये सब्जेक्ट भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आगे वाली कोई भी चीजें आपको ढंग से समझ में नहीं आएंगी। अगला आ जाता है आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इसके कई सारे नाम है, कोई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये सारे नाम से बुलाते हैं इसको। तो बेसिकली इसके लिए जो सबसे बढ़िया बुक है वो भी है आरसी इबलर की, सारा कुछ कवर कर देती है वो। अगर आप नॉर्मली आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना आता है तो भी आप इस बुक को अगर पढ़ेंगे और अनसॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको मोटा मोटी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। और आपको बुक पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो सर है सिमरन कुमार भट्टाचार्य, ये आईआईटी खड़गपुर के, इनके लेक्चर सीरीज है एनपीटीईएल वाली, 40 लेक्चर के आसपास होंगे। तो इनका लेक्चर देखना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ाएंगे वो, उस टॉपिक को वापस जाना है इस बुक पे, ठीक है, जहां पे भी उस बुक में वो टॉपिक होगा उसको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके अगेंस्ट जो भी प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व करना है। देन सॉल्व करने के बाद वापस आपको पीवाईयू करना है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। सेम चीज इसके लिए करना है आपको, मैकेनिक्स ऑफ सॉरी मटेरियल साइंस के लिए, ठीक है, जिसको इंजीनियरिंग मटेरियल बोला है। इसके लिए ये वाला जो लेक्चर है एनपीटीईएल का, ये काफी बढ़िया लेक्चर है, आईआईटी दिल्ली के ये सर है राजेश प्रसाद सर करके है। तो
स्टार्टिंग मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर से लेके सॉलिडिफिकेशन, आयरन कार्बाइड डायग्राम, सारा कुछ इन्होंने स्क्रैच से समझाया हुआ है। आप जो आपके क्लास में जो पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग में, मतलब आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में होगा ये सब्जेक्ट, तो तब आप अगर देखना चालू करते हैं उसी टाइम पे, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है इसके साथ में। क्योंकि अगर आपको मटेरियल साइंस समझ में आता है तभी आपको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, पॉइजंस रेशियो, ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टील अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब स्टील की भी जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग हो सकती है। ये सारी चीजें आपको ये मटेरियल साइंस पढ़ने के बाद ही समझ में आएंगी। तो इसलिए आपको ये दोनों सब्जेक्ट साथ साथ में कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी सॉलिड हो सके। एंड जिन्होंने ये लेक्चर प्लस बुक प्लस पीवाईक्यू कर लिए और बाद में टेस्ट दे दी, ठीक है, तो मोर देन इनफ है ये। हाँ, बिकॉज एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, बुक पढ़ी है आपने, क्योंकि बुक में जो लिखा है पेपर में भी वही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही पूछ देंगे। जो यहाँ मटेरियल साइंस है, तो जो पेपर सेट करेगा उसके लिए भी मटेरियल साइंस वही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और है और वहाँ कुछ और हो जाएगा। तो अगर आपने फंडामेंटली कंसेप्ट को समझा है तो आपके लिए डिफिकल्टी नहीं होगी। अदरवाइज आप सिर्फ रट्टा मार के बैठ जाओगे कि पीवाईक्यू कर लेता हूँ पहले, सिंपल सिंपल वाले, देन ये टॉपिक मैं इतना कर लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, तो इस टाइप से चीजें नहीं समझ में आती है। तो आपको सारा कुछ कवर करके चलना है और इनको साथ साथ में करने की कोशिश करनी है। देन अगला मेरा टॉपिक आ जाता है थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशन। तो बेसिकली कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि घोष एंड मलिक सर की जो एनपीडीएल के लेक्चर है और उनकी जो बुक है उनको उसको रेफर करने का सजेशन देता है काफी सारे लोग। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो काफी ज्यादा हार्ड बुक है। हार्ड इन द सेंस वो डिजाइन फोकस्ड बुक है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उतने डेप्थ में और उतने डिटेल में ना गेट में सवाल पूछे नहीं जाते इस टॉपिक पे, थ्योरी ऑफ मशीन हो या वाइब्रेशन हो। तो अगर जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने डायनामिक्स वाली बुक पढ़ी है ना, मरियम एंड क्रेग, अगर इसको ही आप ढंग से पढ़ते हैं इस टॉपिक के लिए, इसमें दो चीजें होती है। एक आपको मिलेगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स मिलेगा, ठीक है। ये जब अगर आपके कॉलेज में बुक होगी, लाइब्रेरी होगी और कभी आप उसमें गए होंगे और ये बुक खोल के देखी होगी, या नहीं गए होंगे तो आज जाके खोल के देख लेना। इसमें आपको दो पार्ट में डिवाइड करके मिलेगा। एक होगा मतलब एक तो काइनेमेटिक्स होगा, एक काइनेटिक्स होगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स से हमको कोई लेना देना नहीं है, मतलब है। तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में भी दो पार्ट होंगे। काइनेमेटिक्स में होगा एक काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड दूसरा होगा काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। और काइनेटिक्स में भी सेम होगा, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। तो जहां पे रिजिड बॉडीज वाला सेक्शन है ना, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज और काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, ये दो पोर्शन है इस बुक के जिसमें आपका ये थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशन कवर हो जाएगा, ठीक। बाकी जिनको लेक्चर देखना है वो लेक्चर भी जाके देख सकते हैं सर के, वो अमिताभ घोष और मलिक सर के लेक्चर भी जाके देख सकते हैं। दोनों के अलग अलग है शायद। एक सर ने पूरा आई थिंक काइनेटिक्स वाला पार्ट पढ़ाया है, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट पढ़ाया है, और एक सर ने पूरा डायनामिक्स वाला पार्ट पढ़ाया है, ठीक है। तो जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है ना, उसमें भी जो कैम वाला मोशन है उसके लेक्चर्स तो काफी बढ़िया है ये सर के। और जो एक बार गेट शायद 22 में एक कैम वाला जो डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आया था ना, वो इनके ही कंसेप्ट पे बेस्ड था, मतलब इन्होंने पढ़ा करा रखा था अपने वीडियो में, ठीक है। तो अभी तक हमने मैथमेटिक्स कर लिया, देन बाद में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बात कर ली। फिर हमने बात कर ली कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मटेरियल को साथ साथ में क्यों पढ़ना चाहिए। फिर हमने बात कर लिया कि थ्योरी ऑफ मशीन्स को और वाइब्रेशंस को इंजीनियरिंग डायनामिक्स वाली बुक से ही क्यों पढ़ना चाहिए। डायनामिक्स वाली बुक से मतलब ज़्यादा डेप्थ में जाके क्यों नहीं पढ़ना चाहिए फॉर गेट, ठीक है। बाद में अपने इंटरेस्ट के लिए एक बार एग्जाम हो जाए तो आप वो बुक भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। देन आ जाते हैं अगला क्या है हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो है हमारा मशीन डिजाइन, ठीक है। तो मशीन डिजाइन के ये वाले जो एनपीटीईएल के लेक्चर है, मैं प्रोफेसर का नाम डालना भूल गया। तो ये काफी डेप्थ में इन्होंने सिलेबस कवर करके रखा है, ये भी आप एक बार चेक कर सकते हो। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, लेक्चर देखना है, ठीक है।
लेक्चर देखने के बाद ये भंडारी सर की बुक है। इसमें जो दिया हुआ है चैप्टर वो पढ़ना है, ठीक है। इसमें सॉल्व एग्जाम्पल भी अच्छे खासे दिए हुए हैं, और सॉल्व एग्जाम्पल के बाद अनसॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व करके आपको देखना है, ठीक है। तो मशीन डिजाइन समझने के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे आपकी ग्रिप काफी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ा है ढंग से, या तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं समझ में आता है, तो आप इस पे मतलब ये पढ़ने की कोशिश मत करना पहले ही। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर करना है, उसके बाद आपको मशीन डिजाइन पे जाना है, ठीक है। पहले मशीन डिजाइन पे नहीं जाना है। और इस बुक में से भी आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है फॉर द एग्जाम, ठीक है। मतलब आप जो जो ये टॉपिक यहाँ पे दिखाए हुए हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं इस बुक में से। सिर्फ ये टॉपिक पहले पढ़ने हैं, ठीक है। ये वीडियोस में जो जो कवर हुआ है वो सारा पढ़ना है, ठीक है। और रिलेट करने की कोशिश करनी है कि ये वीडियो का जो कंटेंट है और ये बुक में जो चैप्टर में कंटेंट है वो कहाँ कहाँ पे है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको पीवाईक्यू लगा के देखना है कि पीवाईक्यू किस टाइप के आते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि पीवाईक्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो वीडियो में या तो बुक में आपने जो पोर्शन पढ़ा है उसमें कवर नहीं हुआ है, तो वो जाके आपको गूगल पे डाल के देख लेना है कि ये वीबी भंडारी के बुक में कौन से चैप्टर में मिलेगा ये वाला पार्ट। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे जितना भी गेट में अभी तक आया हुआ है वो सारा कुछ इस बुक में आपको मिल जाएंगे। मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस की नहीं। देन मशीन डिजाइन के बाद हमारा आ जाता है अगला सेक्शन, जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेस वाला सेक्शन है, तो उसमें सबसे पहले है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मेरे ऑल टाइम फेवरेट लेक्चर्स है ये। एक एस के सॉम सर की प्लेलिस्ट है, ठीक है। ये एक बार देख ली, और इनकी एक बुक है, एस के सोहम सर की ही बुक है, ठीक है। जिसमें सुमन चक्रवर्ती सर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। पहले वाली जो पुरानी बुक है, ठीक है, वो पढ़ लिया लेक्चर के साथ साथ, और बाद में पीवाईक्यू कर लिया है, तो इनफ है, ठीक है, फॉर गेट। और जिनको और टेंसर वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ना है, नेवियर स्टोक इक्वेशन कैसे डिराइव होता है डिटेल में बाय यूजिंग जो टेंसर वाले कंसेप्ट, ठीक है। तो वो सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है तो आपको इनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। दोनों लेक्चर सेम है, मतलब सुमन चक्रवर्ती सर को फॉलो करना चाहिए अगर आपको ये टेंसर वगैरह वाली चीजें पढ़नी है तो। अदरवाइज गेट के लिए एस के सोहम सर के लेक्चर्स और इनकी बुक मोर देन एनफ है। इसके बाद पीवाईक्यू और टेस्ट। और जिनको डिटेल में जाना है वो ये लेक्चर देख सकते हैं। दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। डिफरेंस यही है कि ये वाले जो लेक्चर्स है इसमें स्टैटिक्स भी कवर किया गया है, और ये वाले जो लेक्चर्स है, ये वाली जो लेक्चर सीरीज है, इसमें स्टैटिक्स नहीं कवर किया है, सिर्फ काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स चालू किया गया है, ठीक है। तो इसमें वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें शायद फ्लूइड मशीनरी कवर्ड नहीं है, इसमें फ्लूइड मशीनरी भी कवर्ड है, ठीक है। तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, अगर किसी का मन है, बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है और पढ़ने की इच्छा है, तो ये दोनों चीज़ें भी वो देख सकता है, ठीक है। मेरे ये तीनों फेवरेट है। सो फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आ जाते हैं हम हीट ट्रांसफर पे। तो हीट ट्रांसफर में भी सेम चीज़ है। कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए तो एस के सोम सर और सुमन चक्रवर्ती सर, इनकी जो लेक्चर सीरीज है वो मोर देन इनफ है, ठीक है। टॉपिक जो जो टॉपिक ऊपर दिए हुए हैं वो तो सारे टॉपिक कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए सारे कुछ कवर्ड है, ठीक है। सबसे पहले इनका लेक्चर सुन लेना है। बाकी सेम एस के सोम सर की बुक है हीट ट्रांसफर की, काफी बढ़िया बुक है। वो बुक जाके पढ़नी है लेक्चर सुनने के बाद, ठीक है। उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है उतना ही कर लेना है, वही इतने हार्ड है, और मतलब वही करके आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में फिर आप अगर पीवाईक्यू लगाने का ट्राई करोगे तो वो बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज सारे ऐसे फॉर्मूला बेस लगेंगे आपको, ठीक है। बाकी डिफिकल्टी आ सकती है आपको रेडिएशन में, ठीक है। तो रेडिएशन मैंने जिनसे भी पढ़ा है यूट्यूब पे, किसी ने मतलब उतने अच्छे से कवर नहीं किया है एक्सेप्ट सी बालाजी सर ने, ठीक है। इन्होंने भी मतलब अच्छे से कवर करने का ट्राई किया है, बट जो स्टार्ट करता है रेडिएशन पढ़ना एट दिस लेवल, उनको स्टार्टिंग में ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है। तो अगर आप एक दो बार ये लेक्चर फॉलो करते हैं और बुक से पढ़ने का ट्राई करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही समझ में आ जाएगा। कंडक्शन और कन्वेक्शन तो पूरा समझ में आ जाएगा, मोटा मोटी सारा कुछ समझ में आ जाएगा।
इस लेक्चर को देखने के बाद और बुक पढ़ने के बाद। बट रेडिएशन के लिए मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि रेडिएशन काफी हार्ड टॉपिक है, और फिर भी ये सर ने काफी सिंपल तरीके से पढ़ाने का कोशिश किया है। और एक दो बार अगर आप लेक्चर्स देखते हैं और बुक से पढ़ने का ट्राई करते हैं, तो चीजें आपको मोटा मोटी क्लियर हो जाएंगी। सेम चीज थर्मोडायनेमिक्स के लिए, तो वही है। एस के सोम सर के लेक्चर सबसे बेस्ट। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे, फ्री में पढ़ना है, तो इनसे बेटर कोई लेक्चर्स नहीं है फॉर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। और सेम चीज अगर प्रॉब्लम्स करने हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करने हैं, तो सुमन चक्रवर्ती सर का जो ये कोर्स है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मैंने इसके असाइनमेंट प्रॉब्लम्स भी अपने चैनल पे डाले हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कितने मतलब बढ़िया लेवल के प्रॉब्लम्स कराते हैं ये। क्लास में भी काफी अच्छे प्रॉब्लम्स कराते हैं, और कंसेप्ट्स भी मतलब ऐसे जीरो से बिल्डअप करना चालू करते हैं और क्लियर कराते हैं, ठीक है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है, ठीक है। तो जिसको जिनका पसंद है, वो उनके लेक्चर देख सकता है। और सबके लिए मैं ये बता देता हूँ, एनपीटीएल वाले लेक्चर के लिए आपको 2x पे देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नींद आने लगेगी। बिकॉज ये टीचर्स काफी स्लो बात करते हैं, तो अगर आप इनको नॉर्मल स्पीड पे सुनने का ट्राई करेंगे, तो आपको हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, बहुत धीरे पढ़ा रहा है। बट ऐसा नहीं है। या तो 1.75x 1.5x या तो 2x इस पे सुनना है आपको, ताकि आपको थोड़ा मतलब अच्छे से समझ में आने लगे, ठीक है। फिर डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा 1.5x या 1.75x पे आप स्टार्टिंग में इन लेक्चर्स को देखने का ट्राई करो, ठीक है। जिनको फ्री में पढ़ना है, बाकी जिन्होंने कोर्स लेकर रखा है वो तो कहीं से भी पढ़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इसके या उसके पढ़ाने से बदलने वाला नहीं है। एट द एंड आपको किसी के भी पढ़ाने के बाद जो आपको मेन चीज करनी चाहिए, कि जो मैं आखिरी में बताऊंगा, कि आपको बुक रेफर करनी ही चाहिए, ठीक है। सो ये तो हो गया थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट। अब अगला आ जाता है अपना एप्लीकेशन वाला पार्ट। तो एप्लीकेशन में क्या होगा अपना? एप्लीकेशन में वही जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, साइक्रोमेट्री, ये सारी जो चीजें हैं वो होंगी एप्लीकेशन में कवर। उसके लिए भी एक हमारी मास्टर प्लेलिस्ट जो होगी, वो होगी ये वाले सर की, दीपांकर बासु सर की, ठीक है। इन्होंने सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर कराए हैं। ब्रेटन साइकिल में इनफिशियंसी से लेकर के पावर प्लांट तक सारा, जो कैस्केडिंग होती है साइक्रोमेट्री होती है, ठीक है, जो मिक्सिंग होती है साइक्रोमेट्री में, सारा कुछ डिटेल में कवर करवाया है डेरिवेशन के साथ, ठीक है। तो जिनको भी ढंग से पढ़ना है, ठीक है, वो इनको फॉलो कर सकता है। बस ये है कि इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। ये है, एंड थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि एक एक घंटे के लेक्चर होते हैं, एक एक लेक्चर एक एक घंटे का होता है। तो एक दिन में देखने की कोशिश नहीं करनी है, एक एक लेक्चर देखना है, देन बाद में बुक से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर बाद में पीवाईक्यू करना है, ठीक है। यही स्टेप फॉलो करना है। तो आपका दिमाग उस हिसाब से सोचना चालू कर देगा। अदरवाइज आप लेक्चर लेट के लेक्चर देखोगे एंड बाद में कुछ नहीं करोगे, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो नेक्स्ट इज हमारा अ, हमारा आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसके यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर्स ऐसे मुझे नहीं लगे कि जिनको देख के सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बिट्स एंड पार्ट्स में आपको, बिट्स एंड पीसेस में आपको मिलेंगे, कि किसी का वेल्डिंग कोई अच्छे से करा रहा है, किसी का कास्टिंग कोई अच्छे से करा रहा है, कास्टिंग का किसी ने सॉलिडिफिकेशन बस अच्छे से कराया है, किसी ने एक न्यूमेरिकल अच्छे से कराया है। तो ऐसा ओवरऑल कोई एक प्लेलिस्ट नहीं है कि जिसने सब कुछ अच्छे से करा रखा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं किसी का रिकमेंड नहीं करूंगा। बस ये बुक है घोष एंड मलिक सर की। ये काफी एक समरी टाइप की कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, ठीक है। इन्होंने डेरिवेशंस भी डिटेल में कवर करे हैं। मटेरियल साइंस भी इसमें आपको मोटा मोटी मिल जाएगा हल्का सा देखने के लिए। बाकी कास्टिंग, जॉइनिंग, मर्चेंट सर्कल, सारी जो चीजें होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, सारा कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है, अगर आप खुद से पढ़ने का ट्राई कर रहे हो और आपको बुक पढ़ने में समझ में आ जा रहा है तो। अदरवाइज एक चीज आप कर सकते हैं कि जो एनपीडीएल के अलग अलग फैकल्टीज ने वीडियोस डाल के रखे हैं ऑन दिस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक। आप एक एक टॉपिक का नाम डालो, ठीक है। जो वीडियो आएगा उसको 1 डेढ़ मिनट तक देखो, और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ इससे समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो उसको पूरा देख लो, फिर बुक पढ़ने जाओ, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो
तो ये वाला ही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। एंड सेम चीज जो मैंने बोली कि गोशन मलिक सर की बुक आपको इसके लिए भी फॉलो करनी है, वो ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। सेम फॉर दिस। अब ये जो आ जाता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, ये तो मोस्टली मैथमेटिक्स होता है इसमें, कि रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेट कैसी होती है बॉडी, ठीक है, ये सारी चीजें होती है इसमें। तो एक दो प्रॉब्लम्स ही होते हैं, ऐसा कुछ डिटेल में होता नहीं है। डिटेल में पढ़ना है तो इसकी अलग से बुक ही आती है मोटी सी, ठीक है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग वाली। उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा और उतना कुछ क्वेश्चंस आते भी नहीं है इसके रिलेटेड। तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो प्री रिक्विजिट है, मतलब मोस्टली रोटेशन मैट्रिक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो मोटा मोटी सॉल्व हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कुछ बाहर का आ जाता है तो छोड़ देना है, ठीक है। बिकॉज पूरी बुक पढ़ते तो बैठ नहीं सकते हो, इतना टाइम होता नहीं है, ठीक है। अगर कॉलेज में हो, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, तो आपको ये सब्जेक्ट होता है तो तब तो आपको पढ़नी चाहिए पूरी। तो उस टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फाइनल ईयर में आ चुके हो या तो जॉब कर रहे हो, गैप लेके कर रहे हो, तो इतना सब करने का टाइम तो आपके पास होगा नहीं। एंड इसमें से जो एक नया टॉपिक ऐड हुआ था मेरे टाइम पे, ये हुआ था एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ये लेक्चर सीरीज है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वाली, इसका सिर्फ पहला लेक्चर देख लेना है, ठीक है। इसमें मोटा मोटी ओवरव्यू बताया गया है कि कौन कौन सी प्रोसेस कहाँ कहाँ किस किस जगह पर यूज होती है, किस और क्या प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग प्रोसेस की, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। इतना करके इसके नोट्स बना लेना है, ठीक है। एंड उसी को रिवाइज करना है, बिकॉज एक आध मार्क का क्वेश्चन आ जाता है एंड जरूरी नहीं है हर बार आए, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है। बट सेफ साइड रहने के लिए आप इन दो लेक्चर्स को देख के नोट्स बना के रख लो। देन अगला आ जाता है हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा ऑपरेशन रिसर्च, इन्वेंटरी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इनके लिए जो हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है हमारे जी श्रीनिवासन सर। इनके जो लेक्चर सीरीज है, पहला तो है ऑपरेशन रिसर्च वाला, ठीक है। उसमें आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, नेटवर्क फ्लो मॉडल, क्यूइंग थ्योरी, पर्ड और सीपीएम सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है क्या। और इनकी बुक भी है, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च बाय जी श्रीनिवासन सर, ठीक है। तो ये अगर लेक्चर देख के बुक पढ़ने जाते हो तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इससे भी नहीं आ रहा है तो एक जो कुलकर्णी सर करके है, ठीक है, उन्होंने इसी सर के लेक्चर के हेल्प से अपने नोट्स बनाए हैं, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च वाले। उनको भी रेफर कर सकते हो, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने नोट्स बनाए हैं। और हर टॉपिक के बाद एग्जाम्पल्स भी उन्होंने लिखे हुए हैं। तो टॉपिक वाइज आपको करना है सारा कुछ, तो उन नोट्स को भी आप रेफर कर सकते हो। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वाला लेक्चर देखो, लेक्चर के बाद उनकी बुक को रेफर करो। और बुक रेफर करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखो, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, बुक से नहीं समझ में आ रहा, तो इनके नोट्स देख लो, ठीक है, टेलीग्राम पे कहीं पे भी मिल जाएंगे। बाकी फोरकास्टिंग और इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैनेजमेंट वाली सीरीज देखनी है आपको। इसमें फोरकास्टिंग, एग्रीगेट प्लानिंग, एमआरपी सारा कुछ कराया है इन्होंने, ठीक है। और इसमें इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आते भी नहीं है, बिल ऑफ मटेरियल वगैरह वाले बेसिक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए इतना बड़ा लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन्वेंटरी कंट्रोल वाला जो टॉपिक है, ठीक है, इसके लिए आप इनका जो चार मॉडल्स होंगे डिटर्मिनिस्टिक वाले, वो आप देख सकते हो, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक के लिए आप मैं रेकमेंड करूंगा कि इनके जो नोट्स है कुलकर्णी सर वाले, उसमें से ही देख लो आप सेफ्टी स्टॉक वाला जो भी है लिखा हुआ, ठीक है। अदरवाइज मैं भी मतलब मेरा तो मेजर ही इसमें है, एमबीए। तो इन सब के ऊपर मैं अपने चैनल पर लेके आता रहूंगा डेली बेसिस पर, कि कैसे डील करना है इन प्रॉब्लम्स के साथ, सेफ्टी स्टॉक, डिटरमिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीजें मैं अपने चैनल पर अपडेट करता रहूंगा। तो अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग कौन आपको किसका समझ में आ रहा है, जिसका समझ में आ रहा है उसको फॉलो कर लो, ठीक है। तो एंड में हमारा क्या आ जाता है कि हमने सारा सिलेबस देख लिया, ठीक है। पता कर लिया कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। जिन्होंने कोर्स खरीद कर रखा है उससे ही पढ़ लो, ठीक है, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बाद में मेन जो चीज आ जाती है, सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन अपने को करना क्या है, डेली अपने को रिवाइज करना है। क्योंकि अगर आपका एक महीना छूट गया, एक हफ्ता छूट गया, आपने नहीं करा कोई चीज रिवाइज, किसी भी तरीके से रिवाइज करना मतलब ये नहीं कि नोट्स खोल के बैठ जाना है, 3 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं एक सब्जेक्ट वापस पढ़ने में, चार टॉपिक वापस पढ़ने में, वैसे नहीं करना है। रिवाइज इन द सेंस
एक हफ्ते पहले कोई टॉपिक पढ़ा था, उसकी टेस्ट दे दी। ठीक है। एक हफ्ते पहले कोई टॉपिक पढ़ा था, उसके वापस से पीवाईक्यू कर लिए, या तो कहीं से टेक्स्ट बुक वाले अनसॉल्व प्रॉब्लम कर लिए। ठीक है। तो इसको बोलेंगे रिवीजन। फिर प्रैक्टिस मतलब, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि अनसॉल्व जो प्रॉब्लम्स है, अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करके कर सकते हैं। ठीक है। जो टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं, जिनके आंसर पीछे दिए हुए होते हैं। ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं करने हैं, मतलब जितने आप, मतलब जिनसे आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, इस टाइप के पहले स्टार्टिंग में वैसे अटेम्प्ट करने हैं। बाद में डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। ठीक है। क्योंकि बाद में एग्जाम में अगर हार्ड प्रॉब्लम आता है तो आपका थोड़ा दिमाग खराब ना हो। अदरवाइज आप सारा कुछ सिंपल सिंपल करके बैठे हैं और एग्जाम में एकदम से खतरनाक कुछ आ जाए तो ऐसे दिमाग हिल जाता है और फिर कुछ चलता नहीं है, क्योंकि आपने वैसा कभी देखा हुआ नहीं होता है। एंड प्रैक्टिस आपने कर ली, फिर नेक्स्ट चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट वाली, टेस्ट सीरीज। ठीक है। जो रिवीजन वाले क्वेश्चन आपने करे या नोट्स आपने पढ़े और प्रैक्टिस आपने करी, वो ऐसा कोई टाइम्ड इन्वायरमेंट में नहीं था। आपने सपोज 1 घंटा लगा लिया किसी क्वेश्चन के ऊपर, किसी के ऊपर 10 मिनट लगा लिए, 15 मिनट लगा लिए, 2 बार गलत हो गया, तीसरी बार सही आया। टेस्ट सीरीज में वैसा नहीं होता है। टेस्ट सीरीज में एक्चुअल टेस्ट वाला आपको इन्वायरमेंट सिमुलेट करना है। ठीक है। मतलब जैसे आप एक्चुअल एग्जाम में जाके एग्जाम लिखेंगे, उसी टाइप का आपको इमेजिन करके बैठ के वैसे ही आपको टेस्ट सीरीज देनी है। तो प्रॉपरली जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला होता है, उस टाइम पे बैठना है आपको टेस्ट के लिए। ठीक है। और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के बैठना है। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि मैं इस क्वेश्चन पे 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और मुझे पता चल रहा है कि मेरे से अभी नहीं बनेगा, या तो इसको बनाने में मुझे 5 मिनट लगेंगे, तो मैं उस क्वेश्चन को मार्क करके, मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ के चला जाऊंगा और आगे वाले क्वेश्चन करूंगा जो मेरे जल्दी हो जाएंगे। ठीक है। और बाद में आकर उस पर रिविजिट करके फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। तो इससे क्या होंगे, इससे मैं ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाऊंगा और ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाऊंगा। दूसरी जो चीज आती है हमारी, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो इजी प्रॉब्लम होता है ना, इजी प्रॉब्लम देख के ना उनका अचानक से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे कोई ऐसा डेफिनेशन पूछ ली या तो सिर्फ फॉर्मूला बेस पूछ लिया, तो वो देख के उनको लगता है ये तो ऐसे ही हो जाएगा मेरे से। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हाँ सॉल्व कर लेते हैं। पेपर पे कुछ और आंसर होता है, टाइप करते टाइम कुछ और लिख देते हैं, या तो कुछ भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी में वैल्यू इधर उधर कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो गलती होती है ना, वो इजी वाले प्रॉब्लम में ही होती है। तो जब भी आपको लगे कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इजी है, तो आपको 2 बार चेक करना है प्रॉब्लम का वैल्यू एंटर करने से पहले, मतलब आंसर एंटर करने से पहले आपको 2 बार चेक करना है। ठीक है। और हमेशा अपने आप को ना वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर्ड रखना है। जैसे मेरे टाइम पे जो गेट 2022 का जो पेपर आया था, वो काफी ज्यादा हार्ड आया था। ठीक है। और मैंने पढ़ा भी इन सारे, जैसे जो जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताया वही सारी जगहों से मैंने पढ़ा था। तो आप अगर जाके पढ़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्वेश्चंस काफी हार्ड हार्ड टाइप के होते हैं। ठीक है। तो जब मैं एग्जाम देने गया तो मुझे उतना डिफिकल्ट वहां पे लगा नहीं। तो इसलिए मतलब मेरी रैंक भी ठीक ठाक आ गई उस टाइम पे। अदरवाइज मैं अगर सिंपल सिंपल सब करके जाता तो थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन को टैकल करने का ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट कर लेना है। पहले इजी से स्टार्ट करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, समझना है सब्जेक्ट को। नेक्स्ट स्टेप पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाना है। ऐसा नहीं है कि इजी आ गया तो छोड़ देना है। उससे एक लेवल ऊपर के, फिर उससे एक लेवल ऊपर का, एटलीस्ट 2 लेवल ऊपर जाके क्वेश्चन करना है। ठीक है। मैं जो मेरे प्रॉब्लम पे क्वेश्चन कराता हूँ, आप कभी भी जाकर देखोगे, अगर आपने मेरे को फॉलो कर रखा है बहुत पहले से, तो मैं ऐसे फालतू टाइप का क्वेश्चन कराता नहीं हूँ जिसमें सिर्फ वैल्यू डाल के आंसर निकालने वाला होता है। ठीक है। तो मेरे जो कराए हुए क्वेश्चन होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, और वो करके आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है। तो वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है इन सारे एग्जाम्स में, तो आपको डिफिकल्ट वाली चीजों को ही अटेम्प्ट या ट्राई करना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है डिफिकल्ट वाले या वर्स्ट वाले सिनारियो के लिए। क्योंकि खराब से खराब भी पेपर आ जाए तो भी आपको खराब ना लगे, सिंपल ही लगे। ठीक है। एंड फिर एट द एंड वही है कि एग्जाम है, ऐसा कुछ है नहीं कि आ, निकालना ही है निकल ही जाएगा, इतना सब करने के बाद भी निकल ही जाएगा, ऐसा कोई है नहीं। मैंने दिया था 2022 का, मेरे 10 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। गलत इन द सेंस, मैंने वैल्यूज उल्टी उल्टी डाल दी थी। पेपर पे कैलकुलेशन सही किया,
वहां एंटर करते टाइम पे गलत कर दिया। तो ऐसे मेरे 6-7 क्वेश्चन ऐसे वैल्यू एंटर टाइम करते टाइम गलत हो गए, और एक दो तो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो इस टाइप के मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो मैं तो ये सोच रहा था कि मेरा निकलेगा ही नहीं उस टाइम पे। बट फिर भी लकीली पेपर डिफिकल्ट आ गया। ठीक है, डिफिकल्ट आ गया, और मैंने जितने भी सॉल्व करे थे उसके बेसिस पर ही मेरी रैंक ठीक ठाक आ गई उस टाइम पे। तो वही है कि ज्यादा सोचना नहीं है, रिलैक्स रहना है, इतना सब करने के बाद भी हो जाएगा ऐसा कुछ है नहीं। बट हमें अपने साइड से कोशिश पूरी करनी है। ठीक है, और रिजल्ट का ऐसा सोच के नहीं करना है। एट द एंड हमारा क्या हुआ, हमने पूरा इंजीनियरिंग ढंग से कर लिया, हमारा फाउंडेशन अच्छा है। और क्योंकि अभी तो पीएसयूज ने भी हायरिंग करना कम कर दिया है, तो पर्पस गेट एग्जाम का क्या है, हमें एमटेक करना है। तो एमटेक करना है तो हमें एमटेक अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला रट के एग्जाम निकाल दिया और रैंक आ गई थोड़ी बहुत और एमटेक करने चले गए, क्योंकि खराब रैंक आ गई थोड़ी सी तो एमटेक कर लेते हैं चलो, फिर वहां बैठ के भी गेट दे देंगे, फिर गेट दे के वापस पीएसयू में चले जाएंगे। ऐसे थिंकिंग से इंजीनियरिंग आपको पहली बात तो करनी नहीं है। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हो मुझे पता नहीं है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है। उसके बाद इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के थ्रू आती है, और रियल वर्ल्ड में काम करके आती है। ठीक है, तो 4 साल में तो आप ऐसे रियल वर्ल्ड में कुछ काम कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो जब भी आपको जॉब लगेगी वो तभी पॉसिबल होगा, लेकिन 4 साल में आप क्या कर सकते हो कि जिसने काम करके रखा है, ये जो प्रॉब्लम इन्होंने फ्रेम करे हैं बुक में, जो भी प्रॉब्लम्स है वो किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं काम करके ही अपनी मतलब एनालिसिस करके वहां पे प्रॉब्लम के जैसा उसको प्रेजेंट करा है और उसका सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, तो आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके मतलब इमेजिन कर सकते हो कि जब आपको आजू बाजू कोई स्ट्रक्चर दिखेगा तो आप सोच पाओगे कि हाँ ये ऐसे डिजाइन हुआ था, मैंने पढ़ा था इसको ऐसे डिजाइन करते हैं। तो आपका दिमाग चलने लगेगा। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ प्रॉब्लम करके आपको समझ में नहीं आएगा। दोनों चीजें आपको साथ में करनी पड़ेगी। थ्योरी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपकी सही होनी चाहिए, तभी जाके आपको एंड में कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, और कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इस टाइप के और भी वीडियोस और मतलब बेसिकली सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप चैनल पे जाकर देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सारा कंटेंट डाला हुआ है ऑन वेरियस वेरियस टॉपिक्स। ठीक है, एंड रिसेंटली मैं डेली अपलोड वीडियोस अपलोड करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, सो हम क्या स्ट्रक्चर्ड मैनर में थोड़ा सा इस पूरे सिलेबस को कवर कर पाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। सो एंड वीडियो एंड करने के लिए अगर मैं मतलब मैकेनिक्स के लैंग्वेज में एक लाइन बोलूँ तो हमें स्ट्रेस को पढ़ना है, स्ट्रेस लेना नहीं है। ठीक है,